नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे एकता से, कौन हुआ निर्बल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नाराज चल रहे थे। लंबे समय से दोनों कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी इन दोनों की नाराजगी में इनका साथ दे रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था और नेताओं के दिल्ली चक्कर लग रहे थे। लेकिन विधान परिषद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिखाई दिए तो सत्ता के गलियारों में युद्ध विराम का संदेश फैल गया। कहा गया कि दिल्ली आलाकमान के कहने पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने बगावत का रास्ता त्याग दिया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कदमताल करने पर राजी भी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने के इस युद्ध विराम ने समाजवादी पार्टी को धक्का पहुंचाया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मॉनसून और विंटर ऑफर धरा का धरा रह गया। भाजपा की इस एकता से बौखलाई समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि ये एकीकरण भ्रष्टाचार की बंदरमाट के लिए किया गया है और भाजपा में जो आंतरिक युद्ध चल रहा है वो कथित रूप से पैसों के बंटवारे के लिए था। अब आलाकमान ने सबको कह दिया है कि मिल बांट कर खाओ। समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर कोई भी आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है उससे भाजपा के भीतर का माहौल सामान्य होने में अभी समय लगेगा। आलाकमान के निर्देश पर भाजपा के शीर्ष नेता भले ही एकता प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एकता कितने दिन चलेगी और संगठन में फेरबदल को लेकर भाजपा का अगला कदम क्या होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार से कभी साथ नजर आते हैं तो कभी एक दूसरे की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं, तो कभी एक दूसरे से आंख मिलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जनता के सामने बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन जनता इनके फितरत को पूरी तरीके से समझ चुकी है और जिस तरीके से पैसे का बंदरबाट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहता हूं कि 2027 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बैठी हुई है करारा जवाब देने के लिए और जनता इनके सारे फितरत को जान चुकी है। उत्तर प्रदेश का नौजवान तरस रहा है कि किस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, किस तरीके से तरक्की के रास्ते पे जाएगा, क्योंकि जब हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा तब हमारा उत्तर प्रदेश उन्नति और तरक्की करेगा, तभी खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का रुपयों के बंदरबाट और लेन देन का पुराना नाता रहा है। जब जब ये सियासत में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, इसी प्रकार का खेल खेले हैं। इसीलिए समाजवादी कुनबा बिखर गया, पिताजी को ढकेल दिया गया, चाचा उठ करके कहीं फेंकाए, प्रोफेसर साहब कहीं गए। तो जो रुपयों के लेन देन को ही सत्ता समझता हो वो उससे ऊपर सोच नहीं सकता। और यही वजह है कि मानसून ऑफर अखिलेश जी ने दिया था और मानसून ऑफर भी उनका सूखा निकल गया, एक बूंद उस पर पानी तक नहीं गिरी। तो आप समझ सकते हैं हताशा कहां तक पहुंच गई है समाजवादी पार्टी की। तो एकता दिखाने की कोशिश की गई या एकता दिखाना जरूरी हो गया, ये तो सवाल है ही। इसी के साथ सवाल ये भी है कि इनकी एकता या इनकी जोड़ी बनने से, दोबारा साथ आने से नुकसान किसका है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत करती हूँ आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अशोक तिवारी जी आपका। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर वेलकम। और आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी सुजीत सर, कि जिस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जब आया उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ रही, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ी। नतीजे वो नहीं रहे जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। और अब कुछ दिनों से मीटिंग्स में नहीं जाना उप मुख्यमंत्री का और उसके बाद सपा को मौका मिल जाना, मॉनसून ऑफर दे दिया, अब मॉनसून ऑफर सूखा रह गया, ये कह रही है बीजेपी। आप कैसे देख रहे हैं किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं और इस जोड़ी को दोबारा बनने के बाद नुकसान किसका? पारुल जी, जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होना था वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया जी। और ये नुकसान लोकसभा टिकट वितरण से चालू हुआ और बाद में इनकी आपसी जो स्थिति ये सामने आई, उसके बाद इनका जो नुकसान होना था वो हो गया। केशव मौर्य जी शुरू से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी रहे और मुख्यमंत्री के प्रत्याशी बीच बीच में केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर
या स्वयं उनकी स्थिति रही, जो भी स्थिति हो, मैं इसके गहराई में नहीं जाना चाहता। ब्रजेश पाठक जी भी मुख्यमंत्री की रेस में लंबे समय से हैं स्वयं, तो कहीं ना कहीं से केंद्रीय स्तर से या किसी अन्य स्तर से इनको आश्वासन मिलता रहा, और ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से मुख्यमंत्री परिषद की बैठकों में जाना छोड़ दिए। ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर हुआ, और ये जो स्थितियां रही, उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी खासे नुकसान में चली गई। भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल था, वो मनोबल कहीं ना कहीं से डाउन हुआ, और इसका पूरा का पूरा लाभ समाजवादी पार्टी ने अपने स्वर से प्राप्त किया। लगातार वो हमला करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है, और 27 तो हमारा। लोकसभा चुनाव के बाद में और वर्तमान माहौल में कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आने के लिए बहुत कड़े प्रयास मिल रहा था इस लड़ाई से या इस दूरी से, इसलिए भी आलाकमान को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और दूसरा सवाल मेरा वही सर कि जिस तरीके से बंदर बाट के आरोप लग रहे हैं, तो इस बंदर बाट के तिलक का असली हकदार कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री के स्तर पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, ये दुनिया जानती है, और ये विरोधी भी कहते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है ये एक राजनीतिक आरोप है, उसके नीचे हम नहीं जाना चाहते कि किसके स्तर पर क्या हो रहा है, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री के स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अभी एक मीडिया खबरें थी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को और स्वतंत्र देव सिंह जी को कहीं ना कहीं से जो है उत्तर प्रदेश में उनको डिप्टी सीएम बनाने की स्थितियां दिखाई दे रही थी। निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य जी अपने स्वजातीय वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाए, और पिछड़ों के नेता वो नहीं बन पाए। वो किसी भी रूप में पिछड़ों के नेता नहीं है। तो जब नेता नहीं बन पाए वो, तो जाहिर सी बात है कि उसका कन्वर्जन वोट में नहीं हो पाया। और ऐसी ही स्थिति ब्राह्मणों के नेता ब्रजेश पाठक जी नहीं है, वो डिप्टी सीएम है, उनके पास कोई पहुंचता एक अलग विषय है। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव सिंह स्वीकार्य नेता हैं, और उनके जातीय वोट भी उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आई कि आलाकमान ने इंटरफेयर किया है, तो माना जा सकता है कि आलाकमान फिलहाल आलाकमान ने पारुल जी, आलाकमान ने जरूर इनको एक जगह एक मंच पर बैठा दिया, लेकिन जो नुकसान होना था हो चुका, और अब वो मेंटेन नहीं हो सकता। उसको मेंटेन करने के लिए नए उपाय करने होंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पास में चले जा रही हूँ। अलबाल कृष्ण पांडे जी, सवाल वहीं आके खड़ा हो रहा है कि जो पिक्चर दिखाई जा रही है, उस पिक्चर के पीछे का कुछ अलग ही गम है क्या, या वाकई ये खुशमिजाजी वाली पिक्चर थी जिसको लेकर अखिलेश जी ने या समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया? और ये भी पूछा जा रहा है कि चूंकि ऐसा तो नहीं है, सभी को पता है कि कुछ दिनों से मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे थे उप मुख्यमंत्री, और जो नुकसान हुआ वो भी सभी को पता है। अब इसको लेकर सपा ने चुटकी ली, लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं सर, वो हैं कि आप जो सेंटेंस भेजा गया है या जो आपको आशीर्वाद दिया गया है कि खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, बंदर बांट करो, ये आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, मैं 2-3 बात कहता हूँ। उससे पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार अभी सुजीत जी ने बहुत सारे विषय रखे। भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी है। इस देश में 18 करोड़ लगभग सदस्य हैं हमारे। दूसरी बात कि हम विचारधारा पे आधारित दल है। विचारधारा हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाचरण मुखर्जी से हमको प्राप्त होती है। दीनदयाल जी का जो सिद्धांत है, और हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं, विचारधारा पे आधारित दल हैं। निश्चित मापदंडों को लेके 51 से 80 तक जनसंघ, 80 से आज तक भाजपा, एक निश्चित मानदंडों पे लेके हम चलने वाले दल हैं जी। यहाँ व्यक्ति का कोई बहुत मतलब इस दल में होता नहीं है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता की उपयोगिता की दृष्टि से उसके हमारे यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो पार्टी ने मुझे कुछ समझा होगा, तो मैं आपके सामने एक जिम्मेदारी के पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, एक बात। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी का तमाम या अन्य दलों का, क्षेत्रीय दलों का विषय आया कि उन्होंने कहा बंदर बाट, इस प्रकार के तमाम अर्थों शब्दों का प्रयोग किया। निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि विचारधारा की पार्टी है और सपा चूंकि परिवारवादी पार्टी है, परिवार की पार्टी है, तो सपा का क्या है कि सपा ने अपने शासन तंत्र में यही देखा है कि कहीं भतीजे ने चाचा को धक्का मारा, कहीं बेटे ने बाप को धक्का मारा, और सब पद लोलुपता के नाते हुआ।
तो आप मंचों पे कहते हुए सुना था मुख्यमंत्री को कि मैं आपसे कह रहा था गायत्री को ये कर दीजिए, प्रजापति को ये कर दीजिए, हमने आपके कहने पे अधिकारी हटा दिया। तो ये बंदरबाट और ये जो विवाद है ये सब परिवार की पृष्ठभूमि पे होता है, किसी विचारधारा के दल पे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वैचारिक रूप से हम उस जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमने सिद्धांत तय किए हैं, उसको लागू करने में हमारी मतभिन्नता हो सकती है। प्रजातांत्रिक दल होने के नाते हमको लगता है हमें इसे स्वीकार भी करना चाहिए, और ये विषय आ सकते हैं कभी भी। क्लियर कट टू कट सवाल पूछती हूँ सर आपसे कि इन्हें क्या ऑफर दिया गया है? स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मीकांत जिनके नाम चल रहे हैं, उन्हें क्या ऑफर मिला है? नहीं, आप भी पारुल जी मुझे लगता है कि ठीक से जानती हैं, और मुझे कहना नहीं चाहिए, मीडिया ने कोई खबरें चलाई इतने होंगी दिनों से उनके। बार बार दिल्ली चक्कर लगा रहे थे, मीटिंग में नहीं पहुंच रहे थे, उनका साथ बैठकर ठहाके लगाना और उसके बाद जो दूसरे नेताओं के नाम उछलकर सामने आ रहे थे उनका शांत हो जाना, तो कुछ तो डोज दिया है सर? नहीं, निश्चित रूप से अगर कोई इस प्रकार की बात जैसा कह रही हैं आप होगी, तो निश्चित रूप से हमको एक केंद्रीय जो हमारा वैचारिक रूप से हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है केंद्रीय नेतृत्व का। यदि मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई इस प्रकार की बात थी, एक कोरी कल्पना गलत थी। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ पारुल जी, बहुत शॉर्ट में सर, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, मैं 10 सेकंड के अंदर, कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन श्रेष्ठ होता है। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 51 से लेके आज तक, चाहे जनसंघ के रूप में भाजपा के रूप में, सब जानते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम एग्जांपल की लिस्ट निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा। कैडर बेस्ड पार्टी है, सब जानते हैं। केशव मौर्य जी ने कोई किसी के विरोध में ये बात नहीं कही थी, एक सामान्य सी बात है, ये सत्य बात वापस आ रही है, हूं आपके पास, इसमें किसी भी प्रकार के विवाद का विषय नहीं है। बालकृष्ण पांडे जी रुकना होगा प्लीज। अशोक तिवारी जी, पहले कहा गया कि मॉनसून ऑफर दिया है और ऑफर सूखा पड़ गया, और अब कह रहे हैं कि बंदरबाट हो रही है। कल तक आप उन्हीं को ऑफर दिए जा रहे थे और आज कह रहे हैं वो खाऊ है। अरे पारुल जी, हाँ, ठीक है, आपका सवाल है, अपनी जगह पे है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अभी भी नहीं है। सवाल इस बात का इसलिए नहीं है क्योंकि जो है, जब जनता से दूरी बन जाती है किसी भी दल की, जन समर्थन जब घट जाता है किसी भी दल का, और वो दिखाई पड़ता है, उसका टेस्ट हो जाता है जन समर्थन घटने का। 24 के चुनाव में टेस्ट हो गया इसका। देखिए, हमारी 43 सीटें आई हैं, तो 43 सीटें ही नहीं आई हैं पारुल जी, इस पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। 43 सीटें तो आई हैं, 43 सीटें, 37 सीटें समाजवादी की आई हैं, 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी महीन बात जो है वो उत्तर प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश में हमें जन समर्थन बढ़ा है। आज बनारस की सीट का अंतर घट गया, लखनऊ की सीट का अंतर घट गया, जहां हमारे वहां कम वोटों से हारे। तो जन समर्थन तो पूरे प्रदेश में मिला है और बढ़ चढ़ के मिला है, और ये भी डिसाइडेड है कि दलित वर्ग का मिला है, पिछड़े वर्ग का मिला है। भाजपा पिछड़े वर्ग का वोट नहीं पाई ज्यादा इस बार, अगड़े वर्ग में भी हमने जो है वोट हासिल किया है, जो कि अगड़े वर्ग का वोट ये अपना मानते थे कि इन्हीं का वोट बैंक है। सच्चाई ये है कि आधी आबादी ने वोट दिया, और खास तौर से जाति को हम अलग कर दें अगर, तो युवाओं ने हमें बहुत वोट दिया है। युवा में सभी जातियों के लोग आते हैं, लोकसभा के पिछड़े भी आते हैं, दलित भी आते हैं। इसको लेकर चर्चा कर चुकी हूँ सर, पॉइंट पर आइए। पहले ऑफर और ऑफर के बाद अब बंदरबाट कर रहे हैं, ये लॉजिक समझ नहीं आया। मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, लेकिन ये परिदृश्य है, इसी परिदृश्य में सब सारा राजनीति इसमें हो रहा है। सवाल ये होता है कि जब आप 43 सीटें ले आए तो उसके बाद ऑफर देने की जरूरत क्या पड़ रही थी? आप तो खुद ही सक्षम हो रहे थे, आप तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। पारुल जी, ये मैं आपके सवाल पे अब आ रहा हूँ। मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि इस बैकग्राउंड की वजह से भाजपा में खलबली है, भाजपा में अंतरकलह है, ये मैंने बताया। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हमने देखा कि जो है उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल सरकार है ही नहीं यहाँ पर, इस तरह से अंतरकलह चल रहा कि योगी जी दिल्ली, कभी योगी जी लखनऊ, कभी केशव जी दिल्ली, कभी केशव जी लखनऊ। जब हालत इतनी खराब हो गई कि इनके ही विधायक बोल रहे हैं कि जो है हम हार जाएंगे, और इनके ही मंत्री बोल रहे हैं कि थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार लबालब भरा हुआ है ना। अशोक तिवारी जी, पहले ऑफर दे रहे थे, फिर देखा कि साथ बैठ गए हैं तो अब बंदरबाट कर रहे हैं। ये तुरंत में आप लोगों के नजरिया चेंज होने के पीछे की कौन सी टैबलेट है सर? इस हालात में मानसून ऑफर इसलिए दिया गया था कि अगर योगी सरकार नहीं चला पा रहे हैं मान लो, और किसी की महत्वाकांक्षा ही बढ़ गई है पार्टी के अंदर,
तो वो अलग आए, साफ करें अपनी बात, महत्वाकांक्षा वाले स्पष्ट करें। हमारे पास आ जाओ, ऐसा नहीं और क्या, महत्वाकांक्षा पहले इधर आओ, हम तुमको समर्थन देंगे। अपने लोगों को क्या देंगे फिर? सरकार चलाओ, कम से कम देश प्रदेश को सरकार तो मिले। तो फिर उनको सरकार जब वो के उस पार्टी बगैर- में तो क्यों कोसते हैं जब वो इतने सक्षम आपको दिखाई देते हैं? तो अरे भैया आपकी पार्टी में मैंने आकर एक सरकार बात चला कही, लेंगे? अगर विचारधारा तुम्हारी बदल रही है, हाँ। विचारधारा बदल रहे हो, कुछ चाहते हो करना प्रदेश के लिए, सीरियस हो अगर, तो 100 लोगों को ठीक है, लेकर के लाओ, कांग्रेस के पास जा 100 रहे लोगों को लाओ, 100 लोगों को लाओ, हम तुम्हें मौका देंगे, काम करो। डिबेट में सच्चाई है, भ्रष्टाचार के इसलिए आरोप मैंने लगना स्पष्ट कर किसी भी दिया। दल के लिए कोई नया नहीं है वाचस्पति जी। ये सियासत और की स्पष्ट शुरुआत कह जब रहा से हुई है। हूं कि इस समय ठीक है। भी भाजपा में आ सब रही हूं, कुछ ठीक तिवारी ठाक जी। नहीं है ठीक है, जी। आ रही हूँ। वाचस्पति जी, अच्छा, मैं भी भ्रष्टाचार और बंदरबाट के आरोप ये पहली बार ये नहीं है बात जब होनी किसी है। दल पे लगे हों। राजनेताओं पर इस तरह के आरोप और सरकारों पर लगते रहे हैं। लेकिन अगर इतिहास को खंगालिए और सूची भी बना लीजिए तो बहुत सारे नाम हर एक दल के कहीं ना कहीं से निकल कर सामने आएंगे जिन पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन पिक्चर वहीं आ जाती है। एक फोटो शेयर हुआ जिसमें हंसी मजाक करते हुए 3 नेता दिखाई देते हैं और इन्हीं नेताओं में से कुछ नेताओं पर ऑफर दिए जा रहे थे और अब वो ऑफर, मॉनसून ऑफर, सूखे पड़ गए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या इस तरह से सियासत में एक दूसरे को ऑफर दिए जाएं ठीक है, लेकिन तुरंत में बदल जाएं? वाचस्पति जी, क्विक एकदम। जी जी पारुल जी, मैं पूरे जो आप परिदृश्य बता रहे हैं और जो आज ने विषय रखा है, जी, इसको मैं पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य, लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य से वहां से आपको लेके चलता हूँ कि ये आखिर परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, आखिर 2 उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के इतर क्यों हो गए और इसके बाद क्या बयान किसके द्वारा दिए गए। अगर आप जो इनके संगठन की जो बैठक हुई और उसमें हार के कारण की विवेचना की गई तो सबके मतांतर थे। केशव मौर्य साहब सीधा उप मुख्यमंत्री जी पर अटैक कर रहे थे कि कैडर ने काम नहीं किया और सब बातें थी। दूसरी बात, योगी जी कुछ और कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि अंदर सेक्शनलिज्म बहुत था, अंदर भीतरघात बहुत हुआ, तो वो उनको घेर रहे थे। वो पाठक जी को घेर रहे थे और वो मौर्य साहब को घेर रहे थे कि इनके द्वारा ऐसे काम किए गए या इनके द्वारा इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ऐसा किया है। तो वहां पे ये सारी बातें वहां से उठी हैं। सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अभी भी अच्छा नहीं है और आगे भी अच्छा नहीं होगा, ये आप मान के चलिएगा। अभी जो सीटों का विधानसभा चुनाव है उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना चंक लेने की कोशिश के बीच की बात है कि कितनी सीटें हम कितनी ले लें, कितना हम प्रेशर बना लें। और इसमें ये जो आरोप जब लगाए गए, आप सीधे सीधे देखिएगा कि किस तरीके से आरोप लगाया कि क्षत्रिय ने वोट नहीं किया वहां आ रहे। इधर योगी जी की तरफ से वोट ये कहा गया कि भाई ओबीसी का वोट और दलित का वोट नहीं मिला तो उनकी जिम्मेदारी, और ब्राह्मण वोट भी नहीं मिला। चाल देखकर चलन आकलन किया आपने, लेकिन वो जो नजरिया था वो गलत साबित हो गया। शॉर्टकट में आ रही हूँ। और अब ऑफर जो है उसको अनएक्सेप्ट कर लिया जो नेताओं जिन पर आप ऑफर या फिर डोरे डाल रहे थे। अब उन्हीं नेताओं को गलत ठहरा देना या उन्हीं पर आरोप लगा देना, ये कहां तक सही है सर? मैं सीधा ही सवाल तो पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, ये तो एक राजनीतिक बयान थे। उस तरीके के कोशिशें होती हैं और पहले भी होती रही हैं और कभी ट्रैप में लोग आ जाते हैं, कभी ट्रैप में नहीं आ पाते हैं। अभी तो फिर वो राजनीतिक बयान नहीं हो सकते जो अब तक दिए जा रहे थे। ये ट्रैप एग्जैक्टली राजनीतिक बयान तो चलते रहेंगे ना। इसी बात को लेकर बालकृष्ण जी के पास जा रही हूँ। संतों की ये कोई नहीं, बालकृष्ण जी की बात मैं कहना चाहता हूँ। 18 करोड़ का अपना परिवार बता रहे थे। पूरा आप अगर नेशन में इनको पूरा नेशन वाइड देखिए वोट कितना मिला है। अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर डिबेट नहीं है। मैं आपको प्लीज क्लियर कर दूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो आखिर वोट क्यों नहीं दिला पाए? तो कहीं ना कहीं देखिए वाचस्पति जी, आप 99 के फेर में हैं। आपको मुझे जितनी सीटें इस बार प्राप्त हैं, आपको पिछले 3 लोकसभा में जोड़ लीजिए उतनी सीटें नहीं प्राप्त हैं। तो फिर मैं कह दूं कि थोथा चना बाजे खाना वाली कहावत को चरितार्थ न करिए। सवाल ये है वाचस्पति जी का कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। एक उनको रहा, ये देखिए, एक सेकंड वाचस्पति जी, सवाल आने दीजिए। ठीक है, सीटों को लेकर या लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मेरी चर्चा नहीं है। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। उसको लेकर हम लोकसभा के बाद कई दिनों तक चर्चा कर चुके। बालकृष्ण पांडे जी, उप मुख्यमंत्रियों का, खासतौर पर मौर्य साहब का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनका वोट बैंक उनकी पकड़ में नहीं था, इसलिए
विपक्ष को भी ये लगा कि इस बार बहुत दमदारी से उन्हें वो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन फिर उनके जो बयानात सामने आने लगे उससे लगा कि मामला फिट हो सकता है। अभी जो ट्रैप का उन्होंने वर्ड यूज किया, तो ट्रैप आपकी तरफ हो जाता है अगर दोबारा से फैमिली समझती नहीं, बीजेपी समझती नहीं कि कुछ लोचा हो सकता है। बालकृष्ण जी, देखिए केशव जी एकदम अनासक्त होके बहुत लंबे कालखंड तक झोला कंधे में टांग के, जैसा कि संघ के प्रचारक या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ काम किया है। न वहां उस समय उनके पास पद की बात थी न प्रतिष्ठा। भारतीय निश्चित रूप से एक विचारधारा के नाते केशव जी विचारधारा पे आधारित या विचारधारा के कारण उनका पोषण हुआ है, तो ये गलत फहमी त्याग दें। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और आप ही की पार्टी के विधायक ये कहते हुए नजर आते हैं कि सपा के लोगों के मानसिकता के चलते अधिकारी काम करते हैं, यानी उनकी जो मानसिकता वो मैच करती है अधिकारियों से। ये आरोप आप ही के जो विधायक है वो लगाते हैं। भर्तियों निश्चित रूप से सैफई खानदान ने भर्तियों में कुछ ऐसे लोगों को भर्ती कर रखा है जिसको बहुत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता के साथ चिन्हित करने का काम कर रही है और बहुत सख्ती से भ्रष्टाचार हो रहा है ना, मतलब आपकी पार्टी के अंदर भी, आपकी सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये मान रहे हैं क्या? ना बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको चिन्हित करने का काम सरकार कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हर दिन आपको कार्रवाइयां इस प्रदेश में दिख रही है। तो एक बात बहुत गंभीरता के साथ कह दें कि जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है कि समाजवादी पार्टी के बारे में जो वो अपने पद को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नीचे बैठे हुए लोग जिन पर कहीं से भी कोई आरोप लग जाता है और वो कारनामा कर जाते हैं और उन पर आप लोगों की पकड़ नहीं होती। आपकी सरकार को अब 8 साल के करीब होने जा रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इनकी मानसिकता वाले हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन है भाई, पकड़ के बाहर कीजिए। निरंतर 5 साल निरंतर और मानसिकता का मतलब ये होता है कि वो भ्रष्टाचार ही करेगा। मुझे बोल तो लेने दीजिए ना, फिर आप ही बोल लीजिए। हम क्या बोले इस पे, हम क्या बोलेंगे? नहीं, मेरा सवाल यही था कि मानसिकता अगर है तो भ्रष्टाचार करेंगे क्या? भ्रष्टाचार पारुल जी समाजवादी पार्टी की जड़ में है, इनकी नीति में है, इनकी नियत में है। जब सैफई खानदान से भर्तियां संचालित होती थी, ऐसे लोग हैं उनको जहां मिल रहे हैं चिन्हित करने का प्रयास करके अब शॉर्ट में जरा आंसर लेना होगा कर रही है। ठीक है, समय थोड़ा कम है। अशोक जी क्या कहेंगे? जी मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, भाई बालकृष्ण जी संतुलन बनाए रखें अपना। भाई बालकृष्ण जी संतुलन न खोएं, बस ये कहूंगा मैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिकारियों पर अगर लगाम नहीं लगा पा रहे हो तो जो चाहो कहो। सवाल इस बात का अधिकारी भी समझता है कि कहाँ जा रहा है प्रदेश की जनता क्या चाहती है। प्रदेश की जनता जो चाहती है अधिकारी भी समझता है। जी, फिर आपके समय का दुर्गा शक्ति नागपाल केस भी याद आता है क्या? लगाम ऐसी लगाई कि तबादले मार दिए, तो ये भी थोड़ा सा फिर ध्यान रखना होगा ना। ये सच्चाई है, इनके ही विधायक कहते हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इनके ही विधायक समय थोड़ा कम है, काम नहीं कर रहे हैं। तो सच्चाई है कि भाजपा की सरकार नाकाम है, निष्फल है और आने वाले समय में 27 में हारने जा रही है और 10 के 10 चुनाव हारने जा रही है। आरोप लगा रहे हैं आप, दोहरे डाल रहे हैं, ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। वाचस्पति जी समय मेरे पास कम है, आप दोनों को डाउन कर दीजिए प्लीज, समय मेरे पास कम है। सुजीत जी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, वाचस्पति जी बोलिए। नहीं मिलने वाला है सुजीत जी। पॉलिटिकल मसला जो है वो तो है ही, लेकिन इन सब चीजों से राज्य की जनता को कोई फायदा होगा क्या? तू मैं कर लीजिए, डोरे डाल दीजिए, ट्रैप कर लीजिए, कुछ होगा क्या फायदा? सुजीत जी अरे रुकिए अशोक जी, पूरी डिबेट नहीं होगी आपके साथ। सुजीत जी जल्दी से बोलना शुरू कीजिए। मेरा संतुलन बना हुआ है, निश्चित रहे आप, आपको सदैव मैं संतुलित दिखूंगा। चलिए समय थोड़ा कम है मेरे पास, कुछ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एकता से कौन हुआ निर्बल, दो नेता एक साथ आए। जब दूर थे तो बड़ा लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ हो सकता है, तो ऑफर भी चले, मानसून ऑफर भी चले, सूखा पड़ गया। उसके बाद ये पता चला, क्योंकि बाद में उन्हीं की हंसती हुई तस्वीर सामने आ गई, तो फिर ये आरोप लगते हैं जिन पर हम डोरे डाल रहे थे, उन्हीं पर फिर ये आरोप लगाते हुए दिखते हैं वो नेता कि अब ये बंदरबाट हो रही है इसलिए ये साथ हैं। तो एक ही पल में नजरिया बदल जाना ये बताता है कि राजनीति के लिए और राजनेता उन्हें लगता है कि अगर इससे कुछ फायदा हो सकता है तो नजरिया भी बदलने में देर नहीं करते। खैर, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।